आपके सामने ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का दरोगा का टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले हम आपके सामने एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज लेके आए थे। आज ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज लाए हैं। हम बदल बदल कर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज करवाते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आप इतना सक्षम हो कि आपको परीक्षा में कोई भी तकलीफ महसूस ना हो। सारे सवाल आपको जाने पहचाने लगते रहें और आप एकदम आसानी से दरोगा बन जाएं और दरोगा की वर्दी आपको मिले। ये हमारी शुभकामना भी है और साथ में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। आप भी हमारा सपोर्ट करें। पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। दूसरा सवाल है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किसके लिए किया भाई? पहला है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों की सहानुभूति के लिए को प्राप्त करने के लिए। तीसरा है खलीफा को हटाने के लिए। उसके बाद ABCD है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए ये सही है। मुसलमानों की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए, चूँकि असहयोग आंदोलन भी करवाना था, उसमें मुस्लिमों का भी सपोर्ट चाहिए था ताकि आंदोलन बड़ा हो सके, इसलिए मुसलमानों की सहानुभूति भी प्राप्त करनी थी। और खलीफा को हटाना नहीं था, खलीफा को फिर से लाना था, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किया था और कांग्रेस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तीसरा सवाल है, किस कमेटी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन है एडविन कमेटी, सेडिसन कमेटी, नंदराज कमेटी, टाइलर कमेटी। तो इसका आंसर होगा सेडिसन कमेटी। यहाँ सोडिसन लिखा हुआ है, सोडिसन गलत है, सेडिसन। सेडिसन बोले तो राजद्रोह शब्द जिसमें आता है। फिर चौथा, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर इसके संपादक थे। पायनियर, जूलियन रॉबिन्सन इसके संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष इसके संपादक थे। न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक नहीं थे। तो ये क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा किस अधिवेशन में किया था? तो फैजपुर अधिवेशन में किया था। छठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी यहाँ छूट गया है। और मदन मोहन मालवीय। तो इसमें अरविंद घोष ने स्वदेशी का समर्थन किया था। सातवां क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता और नैतिक पवित्रता। तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण परमहंस। तो हम सब जानते हैं कि रामकृष्ण संस्था की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे इस संस्था का स्थापना किया गया था। 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था कि ये सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष है? तो 1857 की क्रांति के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। किसी ने कहा कि ये सिपाही विद्रोह है, किसी ने कहा कि ये ईसाइयों के खिलाफ क्या है, षड्यंत्र है। तो बहुत तरह की बातें की गई है। उसमें से ये किसने कहा है कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष है? तो ये कहा है TR होम्स ने। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जो था वो रॉल्फ फिच था। तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच। अगला सवाल है, शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? दिहांग से मिजोरम,
पोटावर से दिहांग, पोटावर से दून घाटी और पोटावर से कश्मीर घाटी। तो इसका आंसर है पोटावर से दिहांग। फिर है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? ए है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, सी है निचली गंगा का मैदान। तो इसका आंसर होगा मध्य गंगा का मैदान जो है वो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। पहाड़ों से निकल रही है तो वहाँ पे बाढ़ का माहौल नहीं बन रहा है, और जहाँ पे सागर में गिर रही है बंगाल वगैरह में तो वहाँ जाते जाते पानी थोड़ा कम हो जाता है तो वहाँ भी बाढ़ नहीं आती है। मध्य गंगा में ज़्यादा पानी होता है तो यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना जाता है? कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का और हॉर्स्ट का। तो नर्मदा घाटी किस चीज़ का उदाहरण है? भ्रंश कगार का या भ्रंश घाटी का? तो भ्रंश घाटी का। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? जो अभी गर्मी के बाद मानसून आने वाला है वो किस दिशा से भारत में इंटर करता है और किस उसका मतलब रनिंग डायरेक्शन क्या होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम से इंटर करता है और उत्तर पूर्व तक जाता है, ये इसका डायरेक्शन है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये बता दिया मैंने। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है? किस मृदा को, किस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है? तो आ जाते हैं, इसका ऑप्शन इधर है। तो काली मिट्टी को करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। कुहल एवं खत्री किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? उत्तराखंड, बिहार, असम या हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 18वां क्वेश्चन। इधर क्रांति दी है, इधर उत्पादन दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं एग्रीकल्चर में इस तरह के सवाल आते हैं। पीली क्रांति, यहाँ देख रहे हैं पीली क्रांति तिलहन से ही संबंधित है, ये सही लगा हुआ है। काली क्रांति ये पेट्रोलियम से ही संबंधित है, ये भी सही लगा हुआ है। लाल क्रांति ये मांस के उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही लगा हुआ है। गुलाबी क्रांति औषधि उत्पादन। तो इसका 1 2 3 4 ABCD हो गया, ये आंसर हो गया। फिर लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये थोड़ा शब्द गलत लिखा है, वो बाल्डेयर नहीं बाल्टेयर है। तो बाल्टेयर की ही रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? रूसो को, नेपोलियन को, कार्ल मार्क्स को या हिटलर को? तो लिटिल कारपोरल के नाम से किसको जाना जाता है? हम लोग इतिहास में नेपोलियन के बारे में बहुत पढ़े हैं। फ्रांस का राजा था जिसने लगभग 60 युद्ध किए थे और ज़्यादातर युद्धों में वो जीता था, और इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा युद्ध को लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। नेपोलियन युद्ध प्रेमी इतना ज़्यादा था कि इसको रूस के जो जार राजा थे उनकी बेटी से प्रेम हो गया था, तो उनको पत्र लिखा कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो रूस का जो राजा वो नहीं माना। फिर नेपोलियन ने रूस पे हमला कर दिया, और रूस में चूँकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था, तो नेपोलियन के साथ जितनी भी सेना गई थी उसमें से ज़्यादातर लोग ठंड की वजह से मारे गए थे। तो प्रेम के चक्कर में नेपोलियन तो मारा नहीं गया, नेपोलियन बच के आ गया था, बट उसकी सेना के बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और लिटिल कारपोल नेपोलियन को कहा जाता है। लिटिल कारपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन की हाइट जो थी वो थोड़ी छोटी थी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो भारत की प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये लाइन आती है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। एक वर्ड और आ जाता है यहाँ पे, गणराज्य। तो ये इसका सही आंसर है। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो इसका आंसर बी है। ए का 4 है, यानी कि लक्षद्वीप का निर्माण 1956 में हुआ। बी का 3 है, दमन और दीव का निर्माण 1962 में हुआ। सी का 2 है, चंडीगढ़ का निर्माण 1966 में हुआ। और दादर और नगर हवेली का निर्माण 1961 में हुआ। मौलिक अधिकार के बारे में सवाल पूछा गया है। पहला है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ऐसी बात नहीं है, निलंबित किया जा सकता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहेगा तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? ये भी गलत है। तीसरा है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाह ले तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भारत के संविधान में जो 5 तरह के रीट होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। ये 5 रीट हैं और उसको हम किस शब्द से संबोधित कर सकते हैं वो उधर दिया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा जाता है कि हमें शरीर चाहिए, मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। दूसरा है परमादेश, इसका मतलब हुआ कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। चौथा है उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए, उत्प्रेषित कीजिए। पांचवा है अधिकार परीक्षा, मतलब आप किस अधिकार से कोई भी पद धारण कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई पद ही नहीं है, आपका कोई अधिकार ही नहीं है, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ए का 4, बी का 3 और सी का 5, 4, 3, 5 और डी का 1। तो सी आंसर हो गया। अगला सवाल है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा पूछना चाह रहा है। पहला है लोक चुनावों में मतदान करना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चौथा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो हमारा कर्तव्य नहीं है चुनाव में वोट करना, ठीक ना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए
बहुत तरह की बात की गई है, बट संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप वोट दीजिए। ठीक। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा नहीं करेगा तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर पाएंगे। प्रधान न्यायाधीश के कहने पे भी नहीं होगा, लोकसभा की अनुशंसा पे भी नहीं होगा, राज्यसभा के अनुशंसा पे भी नहीं होगा। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? तो भारत का महासोलिसिटर, ये वर्ड ही गलत है, सोलिसिटर जनरल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी गलत है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। ये जो है दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है, जबकि वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ क्रमशः सुमेलित कीजिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री इधर दिया है और इधर उनके कार्यकाल दिए गए हैं। पहले देवगौड़ा जी हैं, फिर चंद्रशेखर जी हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, फिर इंद्र कुमार गुजराल हैं, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। तो इन लोगों में से मैं सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को जानता हूँ, 1999 से 2004। ठीक ना? तो ए का जहाँ भी 3 हो जाएगा, ए का 3, वो आंसर सही हो जाएगा। तो ए में 1, 5, 3, 2, तो सी में है 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आप चाहते हैं इनके कार्यकाल को याद करना तो आप याद कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप मिलान करके देख लेंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी गलत है। संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो संयुक्त अधिवेशन तभी होता है जब दोनों सदनों में किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी विधेयक को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो इसका आंसर केवल 4 होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो संविधान से संबंधित अगर कोई व्याख्या की बात होगी तो कोई भी मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का अधिकार के तहत आता है, ये सवाल है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो बहुत सारे केंद्र राज्य से संबंधित या पंचायती राज चुनाव से संबंधित आयोग या कमेटी बने थी, जिसमें से किसने यह कहा है कि न्याय पंचायत बनाया जाए? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। भारत का केंद्रीय बैंक है। ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। आपको पता होता है ये सब कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, ये ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने वाला नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच का संचालन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, सी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और डी है सिविल। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? यह मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। दूसरा है इसका भुगतान समय 1 वर्ष तक होता है। जिसका भुगतान समय 1 वर्ष होगा वो अल्पकालीन तो नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। शेयर एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है। शेयर जो एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिभूति है, ये सही है? नहीं है सही। शेयर में तो आप जब शेयर कोई भी खरीद लेते हैं तो लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं, तो ये अल्पकालीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बजट के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक आय के 2 भाग निम्नलिखित में से कौन है? बजट में जो सार्वजनिक आय होता है इसको 2 भाग में बांटा जाता है। तो वो कौन कौन सा है? पूंजीगत आय तथा राजस्व आय। भारत में पहला मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया? तो वैट कब लागू किया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताइए 2005, 2006, 2007, 2008 कब लागू हुआ था? 2005 में। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, मृत्यु कर या आयात निर्यात कर? फिर भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1946, 1 मार्च 1946, 1 जनवरी 1949 या 31 मार्च 1949? तो सबसे पहली बार विमुद्रीकरण जो है डिमोनेटाइजेशन 1 जनवरी 1946 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1946। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, क्यों? अर्थशास्त्र को एक साइंस माना जाता है, ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है इसमें। यह विचार प्रकट करता है इसलिए, या दूसरा है यह तथ्यों का अध्ययन करता है इसलिए, तीसरा है यह सुझाव देता है और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है यह तथ्यों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ये जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। तो इसका सही आंसर है ए, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। 44 नंबर सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है विश्व आर्थिक मंच। तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 45 नंबर सवाल है, औरंगजेब के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, अजीमाबाद या कुसुमपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीमाबाद। 46 नंबर सवाल है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, फिर है 95,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका तो आप जानते ही होंगे बिहार का क्षेत्रफल। आप अगर बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का क्षेत्रफल मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने सीट आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीट को आरक्षित कर दिया गया है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है भारत के लोकतंत्र में बना रहे। तो बिहार में 6 सीट का आरक्षण उनके लिए है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद, पीपल, आम या लीची? यहाँ लीची गलत लिखा है, ये बहुत दुखद बात है। कम से कम लीची सही लिखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पीपल। 49 नंबर सवाल है, बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है?
बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला किशनगंज, पश्चिम चंपारण, कैमूर या गया। तो इसका आंसर होगा पश्चिम चंपारण। नहीं, ये गलत बता दिया मैंने। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही गया जिला है, ठीक ना। निम्न में से किसे 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका नाम हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये प्रवीण कुमार को भी मिला है, हरमनप्रीत कौर सिंह को मिला है, मनु भाकर को भी मिला है, PR श्रीजेश को नहीं मिला है। अगला सवाल है, शारदा सिन्हा को मरणोपरांत 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अभी छठ के आसपास शारदा सिन्हा जी की मौत हो गई थी, लेकिन उनको पद्म विभूषण दिया गया, ठीक ना। शारदा सिन्हा बिहार की बहुत लोकप्रिय गायिका थी, उनके मरने पे बहुत लोग शोकाकुल थे, हम लोग भी दुखी हैं। फिर है, पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को दिया गया है। 2025 में पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो 139 लोगों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया है। राम भद्राचार्य, विनोद कुमार, शिव शंकरी या पुष्पा भारती। तो ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन 2024 का पूछा जा रहा है। तो 2024 में विनोद कुमार जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन हैं। तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। तो इन चारों लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया था, बट उसमें 50वां नंबर किसका था। तो लालकृष्ण आडवाणी जी का नंबर जो था वो 50वां था भारत रत्न प्राप्त करने में। लोकसभा चुनाव 2024 के राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था, जिसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो इसके राष्ट्रीय आइकन थे सचिन तेंदुलकर जी। लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ किस राज्य के विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो लोकसभा 2024 के साथ कौन कौन से राज्यों का विधानसभा चुनाव भी हुआ था। उड़ीसा का भी हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का भी हुआ था, सिक्किम का भी हुआ था, सबका हुआ था। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था। तो सबका विकास इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बनाए गए हैं। तो 4 इंजन बनाए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की बात की गई है। तो इस बार जब बजट आया था तो मखाना बोर्ड और बिहार ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि बिहार को कुछ ज़्यादा फंड दिया गया था, ऐसा न्यूज़ में चलाया गया था। क्या फंड दिया गया था वो आप लोग जानते होंगे, और मखाना बोर्ड बिहार के लिए बनाया गया। 60 नंबर का क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। तो आज के लिए इतना ही, 60 सवाल आपको करा दिया गया। बाकी जो बचा है वो मैं अगले दिन कराऊंगा। आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देखें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।